आपको पता है एक बच्चा पैदा होता है वो मुस्लिम होता है, लेकिन जब वो मुसलमान बनता है तो मुसलमान बनने के लिए उसको सीखना पड़ता है, यानी कि करना पड़ता है। इस्लाम को सीखने को कहा है। इस्लाम को ये नहीं कहा कि तुम्हारे बाप दादा ने कहा कि कुल कैसे पढ़ते हैं, नमाज बेटा कैसे। यू हैव टू लर्न। लर्निंग का प्रोसेस जो है ना वो सबसे पहले आपको बताया गया, और हमारे यहाँ पे डेफिशिएंसी ही वहाँ से शुरू होती है। हमें ये बताया गया है, हमारे घरों में ये कंसेप्ट था कि जो है लर्निंग बिलोंग्स टू मेल डज नॉट बिलोंग्स टू फीमेल। ये चीज़ जो है इसकी वजह से हम कहीं पीछे रह गए, क्योंकि जहाँ पे जो भी कौम लर्न नहीं करती वो कभी भी आगे नहीं बढ़ती। और लर्निंग आपकी सिर्फ यही नहीं कि किताबों से आप सीखें, आप हिस्ट्री से सीखें, आप अपनी गलतियों से सीखें, हर चीज़ से सीखने की तरबियत नहीं दी। तो हमारे यहाँ पे जो लैकनेस है वो ऑब्वियसली सबसे पहले जो हमारा मदरसा है वो हमारे पेरेंट्स हैं। दूसरा, हम जिन स्कूल्स कॉलेजेस में जाते हैं वहाँ पर भी सिर्फ हमें डिग्रीज दी जाती हैं, हमें ये नहीं सिखाया, बिल्कुल तरबियत नहीं है। दैट इज़ ऑल डिग्रीज। आपके बड़ा एक खूबसूरत किसी ने बात की, उसने कहा कि हमें माँ बाप ये बता देते हैं बेटा खाना कैसे है और कमाना कहाँ है और किस जगह पे जाना है, इसके लिए तुमने ये डिग्री लेनी है तो ये कमा लोगे। कोई ये नहीं बताता कि जब तुम्हारा इमोशनल ब्रेकडाउन हो तो तुमने अपने आप को कैसे संभालना है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमारी फेल होना है तो दोबारा कैसे बिल्कुल, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप तो जिंदगी नहीं खत्म हो जाती, जिंदगी तब खत्म होगी जब तुम्हें मौत आएगी। हमें ये जो इमोशनल ट्रॉमा से गुजरना अक्सर में जो नहीं सिखाया गया, दैट इज कॉल आपको तरबियत नहीं गई। और इसी का एक ये हिस्सा है कि अगर औरत को जो हक उसको नहीं मिला और उसे कहा गया कि वो उसके भाई का हिस्सा था इसलिए उसे छोड़ देना चाहिए, भाई ये इमोशनल है, दिस इज इमोशनल ट्रॉमा। उसको ये समझाना कि भाई तुम जो हो तुम्हें इसलिए इस चीज़ से डिप्राइव किया जा रहा है क्योंकि वो एक मेल है। तो ये जो मेल और फीमेल बहन और भाई में जो ऊपर नीचे का उतार चढ़ाव किया गया, ये इमोशनल ट्रॉमा है। इसके ऊपर से कहा खामोश रहो, ये भी एक इमोशनल ट्रॉमा है। तो जब उसकी इस बात में गाइडेंस ही नहीं है कि इसके ऊपर रिएक्शन क्या देना है, जैसे आजकल हम मीडिया में बताते हैं कि रिएक्शन, अगर आपको कोई टच करे आपकी वो तो आप उसको जो है रिएक्शन दो। तो इसी तरह इन छोटी छोटी चीज़ों पे भी आपकी तरबियत बहुत ज़रूरी है जो आपको सिखाती हैं। हम खुद को समझ रहे हैं कि हम मॉडर्नाइज हो रहे हैं, हम चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं। हमारी जो ख़वातीन हैं वो पायलट बन रही हैं, जहाज़ उड़ा रही हैं, वो बड़ी बड़ी सीट्स पे आ गई हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स बन रही हैं। लेकिन वो जो बड़ी बड़ी ख़वातीन बन रही हैं ना, वो भी इसी सिस्टम का हिस्सा है। वो भी विरासत में हक़ नहीं मांग रही हैं, ना ले रही हैं। सिस्टम तो वही चल रहा है। फिर हम मॉडर्न नहीं हो रहे, मैं इसे कहूँगी हम कॉपी कैट हो रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो मक्खी पे मक्खी मार रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि ना फिर हम उधर के रह रहे हैं ना उधर के रह रहे हैं, हमारे दो कश्तियों में सवार हो गए। बिकॉज आपको अगर आपने किसी चीज़ को फॉलो करना है तो उससे पहले आपको अपने आप को जानना है। अपने से तो आप नावाकिफ़ हैं और दुनिया से आप वाकिफ़ हैं। तो हाउ कुड बी पॉसिबल कि आप जब अपने आप को जानते ही नहीं। क्यों आप देखें दूसरे, अगर हम बाकी कंट्रीज़ में बात करें तो एक बच्चे को उसकी राइट एंड ड्यूटी सबसे पहले बताई जाती है, तो ही वो एक अच्छा सिटीज़न बनता है। तो एक सिटीज़न बनने के लिए हमें अपनी राइट और ड्यूटीज़, अगर मैं डिस्कस करूं अभी एक लीगली डिस्कस करूं तो बहुत सारी राइट एंड ड्यूटीज़ ऐसी होंगी जो एक पढ़े लिखे इंसान को भी नहीं पता होंगी कि अच्छा ये वो उसे ये कहेगा हाँ 4-5 मुझे अपने राइट्स पता है, लेकिन ड्यूटीज़ नहीं पता। यू आर इम्बैलेंस्ड, आप कभी भी जो है वो बैलेंस माशरा नहीं बना सकते। तो दोनों चीज़ों का पता होना और किसी फॉरम को फॉलो करना इज समथिंग एल्स। दूसरी बात ये है कि मैंने आपसे जैसे कहा कि कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ कि औरत विरासत नहीं दे सकती। औरत तो विरासत दे रही है, 1400 साल पहले डिसाइडेड था, वो भी देगी। बीइंग अ मदर दे रही है, बीइंग अ ग्रैंड मदर दे रही है, या किसी भी और जुमरे में वो दे रही है तो वो दे रही है। लेकिन हमने उसको इम्प्लीमेंटेशन ऐसे की कि नहीं वो ऐसे नहीं वो ऐसे ही है, बाप की जैसे। जो आप खवातीन की विरासत की बात कर रही हैं ना कि खवातीन दे रही हैं, मैंने तो लोगों को ऐसे ऐसे देखा है कि वो खवातीन के नाम पर कोई भी जायदाद नहीं करते कि खुदा ना खास्ता कल को इसकी डेथ हो जाएगी तो इसका हिस्सा इसके भाइयों को भी जाएगा और इस तरह। मैडम टैक्स बचने के लिए तो वैसे सारे ख़वातीन के नाम ही होता है। आजकल बीवियाँ काफ़ी लैंडलॉर्ड हो गई इसी वजह से हो गई हैं क्योंकि टैक्स से काफ़ी बचत हो जाती है। लेकिन ये जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूँ ये भी सोसाइटी का ही हिस्सा है। ये सोसाइटी का हिस्सा है, लेकिन मेरे ख्याल में ये चीज़ें शायद ऑफ द व्यू रही हैं आपसे। लोग आजकल अपनी बीवियों के नाम ज़्यादा इसलिए करते हैं क्योंकि टैक्स से बहुत अच्छे तरीके से बचा जाता है।
लेकिन अब टैक्स की स्ट्रेटजी भी ज़ाहिर बात है, हुकूमत भी जो है उसके साथ साथ स्मार्ट हो रही है, तो उसने भी इसमें चेंज डाल दिया कि अगर विदाउट एनी मींस आपकी बीवी के पास इतने जो है वो प्रॉपर्टी है तो क्वेश्चन मार्क होने लग पड़े। पहले ये नहीं होता था, और बहुत सारे हमारे जो है ब्यूरोक्रेट्स ही हैं जो कि ये काम कर रहे हैं इस चीज़ से बचने के लिए। आप इस बात को अंडरस्टैंड करें कि अब हम विरासत पे आ जाते हैं कि हमें एक तो क्यों नहीं पता, वो मैंने आपको बेसिक बात बता दी। अब कोर्ट्स में कितने लोग आते हैं, आपका द सेकंड क्वेश्चन, तो कोर्ट्स में कैसे वो इंसान आ सकता है जिसको एक समझ ही नहीं, जब तक उसको पता ही नहीं था कि मैं इस चीज़ की एलिजिबल थी तो मैं कोर्ट्स में आऊँगी। हालांकि अब जो है लोगों को जैसे पता चल रहा है, वो पहले ये समझते थे कि अगर हमने जहेज़ ले लिया, वो हमने इसी की मद में ले लिया, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, शादी पे खर्चा कर दिया, बिल्कुल शादी में जहेज़ दे दिया, वो इसी मद में हो गया। और सॉर्ट ऑफ यही बताया जाता था कि भाई तो देखो प्रॉपर्टी में तुम्हारे 20 लाख रुपए था, तुम्हारी शादी पे हमने जो है वो 10 लाख का खर्चा कर दिया, तुम्हें जहेज़ दे दिया, तो तुम्हारा जो है वो अब आपस में हिस्सा खत्म, हाँ बिल्कुल, तुमने जो है वो हो गया, ख़त्म हो गया, बैलेंस हो गया। अब बात रह गई हमारे सामने कि ठीक है 10 लाख तो हो गया, अब वो जो 10 लाख का हिस्सा था वो कहाँ है? और पहली बात ये कि तुमने वो काम किया जो कि शरा के खिलाफ था, और जो शरा के मुताबिक था वो तुमने काम नहीं किया। नहीं। और ये बात की फिर ट्रेनिंग नहीं है, एक औरत को फिर ट्रेनिंग नहीं है, उसने कहा अच्छा ठीक है हाँ वैसे ही कह। फिर उसके बाद इमोशनली ट्रॉमा दिया गया, तुम्हारा भाई तुमसे फिर मिलेगा ना, फिर तू सानू मुंह ना बकाए, मेरा ए कर तेरे लिए ख़त्म, असी मर गए। तो क्या किया, इमोशनल ट्रॉमा दिया गया, वो ऐसा जकड़ लिया कि उसके मुंह भी बंद हो गया और उसकी आंखें भी बंद हो गई और उसका दिमाग ने काम करना छोड़ दिया। उसको ये पता ही नहीं चला कि क्या हुआ और कैसे हुआ। उसने कहा जो हुआ है सही हुआ, कम से कम रिश्ते से बच। यानी कि वो रिश्ता जो कि बेस ही गलत चीज़ पे कर रहा है, एक ऐसी चीज़ पे बेस कर रहा है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, जिसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है। इसी वजह से तो हम सुपीरियर हैं, हम अपने आप को एज ए मुस्लिम सुपीरियर क्यों कहते हैं? इसीलिए तो कहते हैं क्योंकि हमें वो चीज़ें लिख के दे दी गई जो कि दूसरों ने अपने ज़हनों से सोच के बनाई। हमें उस आला ज़ात ने लिख के दे दी जो कि हर बात को जानने वाला था। उसने हमें बता दिया कि ये रियलिटी है, इसी में हिकमत है। तो उसने जब बता दिया तो आप और मैं कौन होते हैं उसे डिनाई करने। अच्छा, हम लोग इस्लाम को या फिर अपने जो दीन की तालीमात है उसको भी उस हद तक इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, उस हद तक उस पर बात करती हैं जितनी वो हमारे लिए बेनिफिशियल होती है। बिल्कुल, अपने मुताबिक हमने उसका मतलब निकालना है, जैसे हम कानून के साथ करते हैं, बल्कि गरीब तो कम ही करता है, हम जैसे आम लोग तो कम ही करते हैं, बड़े बड़े लोग ज़्यादा करते हैं। कानून की तशरीह भी अपने मुताबिक अपने हिसाब से करते हैं, और वैसा ही हम दीन के साथ कर रहे हैं। इंटरप्रिटेशन जो है वो हमारी पिक एंड चूज़ पे है। यू कैन से कि हम जो है इस्लाम को भी, मैंने कहा ना, असल में हमारे यहाँ पढ़ने का, समझने का, सीखने का तो रवाज नहीं। मैंने आपसे बात सुनी और मैंने कहा ठीक है, हमें मना किया गया हियर से पे मत जाओ, वो और जाके उसको चेक करो, तहकीक करो, रिसर्च करो, उसको वेरीफाई करो। हो सकता है जो तुमने सुना वो गलत हो। क्यों कहा गया? देखिए, हर बात के अंदर एक पूरी दुनिया बसती है, बेशक। ये हर बात के अंदर आपकी हर चीज़ को समझाया गया है। इसीलिए समझाया गया है कि क्योंकि आप जब बात को समझने वाले बन जाएंगे, आप फहम वाले बन जाएंगे, तो आपके लिए आसानियाँ। आपको पता है विरासत का फ़ायदा क्या है? विरासत का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इंसान इस दुनियावी जो रोज़मर्रा की भाग दौड़ है ना, उसमें से हट जाए और बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी को आसानी से गुजार सके, लालच में ना पड़े। सोचें कि अगर आपको विरासत में एक अच्छा खासा घर मिल रहा है, आपको जो है उसके ऊपर इतना इन्वेस्टमेंट हुई है कि आप उसको रेंट आउट कर सकती हैं और अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकती हैं, तो क्या आप किसी और के पास मांगने जाएंगे? तो ये आपको असल में विरासत का कंसेप्ट इसलिए दिया गया कि ज़िंदगी को सहल किया जाए, आसान। बिल्कुल, अगर वो आसान होगी तो आपका ताल्लुक जो है वो अल्लाह की तरफ बेहतर हो जाए, रादर देन, दुनिया नहीं कहूँगी, दुनिया बिलोंग्स टू अल्लाह, आपके शदान से कम हो जाएगा। क्योंकि जब आप एक घर बनाने में, आजकल एक बंदा एक घर बनाने में पागल हो जाता है, उसकी बुरी हालत हो जाती है, वो बेचारा रोज़ भागता है, सुबह से 8 से 9, 9 से 5 भागता है और नौकरी करता है और कहता है बस बना लो,
उसके अंदर उसके पता नहीं कितनी ज़िंदगी के वो जो अच्छे मोमेंट्स हैं ना वो खो देता है। बिल्कुल ऐसा उसने जो वो कहते हैं ना अपनी ज़िंदगी की शायद बचपन जवानी अपनी ज़िंदगी के एक मिडल एज को एंजॉय करना होता है, वो सब निकल जाता है सिर्फ उस घर को बनाने में। और जब वो घर बना लेता है तो उस घर को वो एंजॉय भी नहीं कर पाता, उसका मरने का टाइम हो जाता है और उसके बाद उसकी जो औलाद आती है उसको विरासत का ना पता होने की वजह से वो लिटिगेशन में चला जाता है और लिटिगेशन में सब कुछ एंड हो जाता है और मिलता क्या है, सिर्फ रुसवाई। तो असल में विरासत इज़ नॉट ओनली कि आपको हक क्या मिल रहा है और आप उसकी हकदार हैं या नहीं, बल्कि विरासत का मकसद ये है कि हर एक की ज़िंदगी को सहल करना, आसान करना और उसको इस तरफ लेकर जाना कि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर और नॉर्मलाइज ज़िंदगी गुजार सके। लेकिन कितने की वो हकदार थी, ये क्वेश्चन वहीं पर रह गया। तो ये क्वेश्चन एलीट क्लास हो या आपकी लीस्ट क्लास हो, दोनों को ही नहीं पता। यही आपकी सबसे पहला क्वेश्चन कि आप कितने के मालिक थे, अल्लाह ने आपको कितनी आसानी पैदा करके दी है। वो जिस दिन वो कारोबार शुरू हुआ, जिस कारोबार से ये घर कारोबार ये सारी चीज़ें, उस दिन अल्लाह ने उसमें आपका हिस्सा डाल दिया, इसलिए वो चल रहा था कारोबार। कोई आपने अपने भाई से नहीं मांगा, बाप से नहीं मांगा, बाप को अल्लाह ने उसका हिस्सा दिया, उस बेटी के पैदा होते ही वो हिस्सा दे दिया। उस वजह से वो कारोबार फ्लरिश कर रहा है। उसके फ्लरिश होने की वजह जो है वो बेटी का पैदा होना है, उसका हिस्सा आया, उसके बेटा पैदा हुआ, बेटे का हिस्सा आया, बीवी थी, बीवी का हिस्सा आया, तो सब अपने अपने हिस्से लेकर उस घर में आए। किसी बंदे का किसी पे कोई एहसान नहीं। और अल्लाह ने कहा कि जब तुम मर जाओ तो ये चीज़ें उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, वैसे ही जैसे मैंने तुम्हें दी थी। यानी कि कोई नई और अनोखी बात तो हुई नहीं। लेकिन हमें इन चीज़ों को समझ जो है वो ना ही तो हमारी हायर क्लास को है, ना ही हमारी दूसरी क्लास को है, किसी भी क्लास को भी, मिडिल क्लास को भी नहीं है कि उनको भी ये नहीं पता कि हम जो है वो कहाँ हैं और हम कितने के हकदार हैं, हमें अल्लाह ने कितने हक के साथ पैदा किया, वो क्या हक था, कितने की हम विरासत के मालिक थे, ये आपको नहीं पता। विरासत यही है ना कि जब आपके पैदा होने से पहले आपका रिस्क डिसाइड है, रिस्क में सब कुछ आते हैं, जो रिस्क आपका वो डिसाइड है वो ये भी डिसाइड था कि आप इतने की मालिक होंगे।